न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। आज दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन से दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और स्टेडियम में करीब 3:30 तक धामी पहुंचेंगे। सीएम धामी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव का आयोजन रखा गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो आज दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। शब्द उत्सव कार्यक्रम जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया है और 2:30 में एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 3:30 में दोपहर को मुख्यमंत्री धामी उत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हिंडन से दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मुख्यमंत्री जाएंगे। उत्सव कार्यक्रम का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रखा गया है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। शब्द उत्सव में शामिल आज सीएम धामी होंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में संबोधित भी सीएम धामी करेंगे। दिल्ली के दौरे में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव का आज आयोजन रखा गया है और 3:30 में दोपहर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज शब्द उत्सव का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बेशक निशा, देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम है, सदस्योत्सव कार्यक्रम जो दिल्ली सरकार करा रही है। उसमें कई बड़े बड़े अतिथि वहां पहुंचे हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, इसके अलावा कई अन्य गणमान्य भी वहां पहुंचे हैं। ऐसे में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीबन 3:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और उसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और एक बैठक प्रस्तावित है जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ होनी है। करीबन 3000 करोड़ के जो सड़क परियोजना है उसका जो है प्रस्ताव जो है पुष्कर सिंह धामी रखते नजर आएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके लिए वो दिल्ली आए हुए हैं और करीबन 2:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और उसके बाद देर रात दिल्ली में ही विश्राम करेंगे और उसके बाद कल 11 बजे के आसपास जो है वो भारत मंडपम पहुंचेंगे और वहां पे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है उनके साथ जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। पंकज, इस शब्द उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन कौन से ऐसे मेहमान हैं या वीआईपी लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी। इसके अलावा माफी चाहूँगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा कई साहित्यकार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और आज भी बताया जा रहा है कई बड़े साहित्यकार भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कई किताबों का विमोचन भी होना है और ऐसे में पुष्कर धामी पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आज अंतिम दिवस है कार्यक्रम का और शिरकत करेंगे और यहाँ पे जो अपनी बात भी जो है पुष्कर धामी रखते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया पंकज की इसके बाद धामी जो है रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कुछ बड़ी बैठक मुख्यमंत्री कर सकते हैं, दिल्ली में किसी से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक, कल एक मैंने पहले ही कहा कि कल एक प्रस्तावित बैठक है, भारत मंडपम में कार्यक्रम है सड़क परिवहन मंत्रालय का
उस कार्यक्रम में जाएंगे। उसमें अलग से जो है बैठक होनी है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ। करीबन उत्तराखंड में सड़क परियोजनाओं को लेकर करीबन 3000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर अपनी प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा में जो सुगम यात्रा हो उसको लेकर सड़क निर्माण को लेकर लगातार काम चल रहा है, उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। और साथ ही साथ और किन किन सड़कों की जरूरत है उत्तराखंड में वो अपनी बात जो है पुष्कर सिंह धामी रखते नजर आएंगे कल। ठीक है पंकज, अगर शब्द उत्सव कार्यक्रम की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? शब्द उत्सव कार्यक्रम क्यों रखा गया, क्या कारण रहा, ये भी बताइए। बिल्कुल बेशक, देखिए शब्द उत्सव कार्यक्रम पहला ऐसा कार्यक्रम है, दिल्ली का भव्य कार्यक्रम है। जब पहला दिन कार्यक्रम था खुद जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये कार्यक्रम एक पहचान होगी दिल्ली की, और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें तमाम बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो पहुंच रहे हैं, कई किताबें हैं उसका विमोचन होगा, और इसमें जो लगातार कहा जाता है जेनजी जो समय व्यर्थ करते हैं वो जेनजी यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे वो अपने जो है वहाँ पहुँच के जो तमाम किताबें हैं वो पढ़ते नजर आएंगे, किताबों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उत्सव है, उसमें शिरकत करते नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एक कार्यक्रम है जो सरकार कराती नजर आ रही है। और ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल कई अन्य राज्यों में होते थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह का भव्य कार्यक्रम पहली बार होता नजर आया है। ठीक है पंकज, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 2026 की शुरुआत के साथ कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है। काशीपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से आम जनजीवन प्रभावित है। भीषण ठंड में नगर निगम मैदान में सक्रिय है। महापौर के निर्देश पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में मौसम का जो मिजाज है बेहद खौफनाक हो गया है। जहां काशीपुर में सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ हैं और शीतलहर का कहर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। पारा गिरने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की। है मैं भी समझ रहा हूँ, और काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर इंसानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है, और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलावों की जाएगी। इन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम हैं, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है, और वो कभी भी जाकर रैन बसेरे के अंदर जाकर ठंड के समय में वहाँ पर उस दिन वो रुक सकते। तो देखिए काशीपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है, और ठंड का प्रकोप काशीपुर में देखने को मिल रहा है। लोग अब घरों में कैद हैं, और सड़कों पर जो आवाजाही है लोगों की वो भी कम देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ाके की ठंड में हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के सभी थानों की पुलिस सड़कों पर उतर आई है। पुलिस का जगह जगह सघन सत्यापन अभियान जो है वो भी देखने को मिला। पुलिस की अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हरिद्वार पुलिस इस कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जनपद के सभी थानों की पुलिस सड़कों पर उतर गई है, जहां गली गली मोहल्ले पहुंचकर संदिग्धों का सघन सत्यापन किया जा रहा है। हर संदिग्ध पर पुलिस की पैनी नजर है। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी और संदिग्ध लोगों पर विशेष फोकस जो है पुलिस कर रही है, और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है। अगर आसपास कोई भी संदिग्ध या आपराधिक व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। तो पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सड़कों पर पुलिस अब उतर आई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। एक और देखिए कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का दौर जारी है। तो वही काशीपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भीषण ठंड में नगर निगम मैदान में एक्टिव मोड पर नजर आया। महापौर के निर्देश पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड में हरिद्वार पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस जगह जगह सघन सत्यापन अभियान चला रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
तमाम जानकारी के साथ विश्वास जुड़ चुके हैं। विश्वास, अगर हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस वक्त अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की बात कर ले, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जी हाँ, देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड का जितना भी मैदानी इलाका है इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहा है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, कोहरे की एक सफेद चादर जो है वो जरूर बिछी हुई है, और जिसकी वजह से कड़ाके की जो ठंड है उसका एहसास अभी हो रहा है, जिस तरह से गलन वाली ठंड भी कहा जाता है। और ऊपर से दोहरी बीमार भी है, क्योंकि शीतलहर का भी प्रकोप इस वक्त जारी है। और ऐसे में पुलिस विभाग की सतर्कता देखने लायक है, क्योंकि पुलिस विभाग पूरी तरीके से, हम बात करें रात की ड्यूटी की, बात करें दिन की ड्यूटी की, या हम बात करें सत्यापन अभियान की, तो पुलिस विभाग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी है, तो ऐसे में पुलिस विभाग का जो सत्यापन अभियान है वो भी चरम पर है। क्योंकि जिस तरीके से जितने भी देहात क्षेत्र है, हरिद्वार के हम बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है, या हम बात करें जितने शहरी क्षेत्र है, तो पुलिस जो एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि जो सघन चेकिंग अभियान है उसको जरूर चलाया जाए, उसको किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। क्योंकि इससे जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र है या जिस तरह के आसपास के क्षेत्र है, ऐसे में जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी जरूर पहचान हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस विभाग जो है वो, जिस तरीके से मैं कहूँ सत्यापन अभियान को लेकर या रात की ड्यूटी को लेकर, पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिस तरह ठंड की अगर मैं बात करूँ, तो ठंड इस वक्त जो आसपास के लोग हैं, वो जितने भी हरिद्वार के लोग हैं, ये सूरज देखने के लिए तरस गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे में ठंड का प्रकोप भी जारी है, शीतलहर से भी लोग परेशान है। तो जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर, या हरिद्वार को मैदानी क्षेत्र कहूँ, इस वक्त कोहरे की चादर है और शीतलहर का प्रकोप है। तो ऐसे में ठंड जो है वो पूरा अपने चरम पर है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी बीमार लोग हैं, इनको बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, साथ ही गर्म कपड़ों के साथ बैठे रहने के लिए कहा गया है। ठीक है विश्वास, अगर हम बात कर ले इलाकों की, तो सबसे ज्यादा कौन से इलाके प्रभावित है? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले दिनों के लिए? देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, आने वाले जो 3-4 दिन हैं, उन 3-4 दिनों में इसी तरह ठंड का प्रकोप जो है वो जारी रहने वाला है। और आदि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कोहरे की जो चादर है ये अभी नहीं छटने वाली है, कोहरा अभी आगे बदस्तूर जारी रहेगा। और जितने भी मैदानी इलाके हैं, इन मैदानी इलाकों में अभी जो सूरज के दर्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी मैदानी इलाके हैं, मैं बात करूं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश और काशीपुर, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ अभी कोहरे की चादर जो है वो जरूर बिछी रहनी है। साथ ही साथ जिस तरह से अलाव की जो व्यवस्था है, वो प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलाव की जो व्यवस्था उसको पूरी तरीके से कर रहा है। और साथ ही साथ जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह पाला पड़ने की जो प्रक्रिया है वो पाला पड़ रहा है, और फसलों को भी इसमें नुकसान देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील कर रहा है। साथ ही साथ जितने हाईवे हैं, हाईवे पे सड़कों पे जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, उनको फॉग लाइट इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल विश्वास, हम हमारे दर्शकों को भी काशीपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे, और इन तस्वीरों में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो चुकी है और लोग अब घरों में कैद है। काशीपुर में अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं? मौसम विभाग ने काशीपुर में क्या कुछ पूर्वानुमान जताया है? कब तक ऐसा दौर देखने को मिलेगा? देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैदानी इलाके हैं सभी इस वक्त कोहरे की जो चादर है वो बिछी हुई है, कड़ाके की ठंड है। तो आने वाले जो 3-4 दिन है, ऐसे में जितने भी मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर सूरज के दर्शन मुश्किल है, क्योंकि कोहरा छाए रहने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी जो सफर कर रहे हैं, उनको विजिबिलिटी का ध्यान रखते हुए जो सड़कों पर सफर करना है तो अपनी गति को नियंत्रित रखना होगा। क्योंकि जिस तरह से कोहरे की चादर है, तो कोहरे जब सड़कों पर होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में सड़कों पर अपनी जो गति है उस पर नियंत्रित रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो जरूर कम हो जाती है। तो क्योंकि आने वाले जो 3-4 दिन है, तब तक ये कोहरा जो है ये छाया रहेगा जितने मैदानी इलाके हैं। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जितने भी 3200 मीटर की ऊंचाई से जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कहीं ना कहीं बर्फ की जो संभावना वो देखी जा सकती है। अभी हाल ही में जिस तरह से चोपता में बर्फबारी हुई, पहली बर्फबारी हुई, जितने भी जो पर्यटक जो सैलानी थे वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की, कुमाऊं में जरूर अभी जो सूरज है, सूरज निकल रहा है, सूरज दिख रहा है, लेकिन मैदानी क्षेत्र अभी भी कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। और जो ठंड का प्रकोप है वो जरूर जारी है, क्योंकि शीतलहर इस वक्त चरम पर है। और जो ठंड है, अभी गलन वाली ठंड जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही 2026 के लिए उत्तराखंड पुलिस का रोड मैप तैयार हो चुका है, जहां डीजीपी की अध्यक्षता में हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, साइबर क्राइम और ड्रग्स फ्री भूमि देवभूमि मिशन पर फोकस किया गया है। और एटीएस एएनटीएफ के पुनर्गठन को मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही साइबर सर्विलांस को प्राथमिकता दी गई है और लंबित फाइलों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं।
तो भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। शादी समारोह या नामकरण की पार्टी हो या एनिवर्सरी कार्यक्रम, शराब पार्टी का चलन लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी लगातार नशे के जद में जा रही है। इसी को देखते हुए नैनीताल जिले के लालकुआ बिंदु खत्ता क्षेत्र के शीशम भुजिया गांव में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर सख्त कदम उठाया है, जहां सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव में किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह से वर्जित रहेगा। नशा करते पाए जाने या किसी भी आयोजन में शराब पिलाने वालों पर 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। पहले तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, प्रशासन तक पहुंचती नहीं है, जितनी पहुंचती है वो उस पर अपना कार्य करते हैं। बट फिर भी मैम कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे ही सही लेकिन इस काम को कर रहे हैं और उनको उस पर सक्सेस भी हो रही है उनकी। मैम एक छोटी सी चीज़ बोलते एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सेम एज इट यहाँ पे भी सेम। एक वो छोटी सी स्मैक पूरे यूथ को, पूरे जनरेशन को इतना गंदा कर रही है मैम। छोटे छोटे बच्चे, गर्ल्स भी इसमें इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, इतना एडिक्टेड हो रही है इन सब चीज़ों के लिए, जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल तो प्रशासन के पास कहीं गए नहीं हुए हैं, हम अगू जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने गांव में देखना है। हमने गांव से ही मुहिम छेड़ी है। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम सोचेंगे आगे प्रशासन के पास जाएंगे। तो हमारा जहां तक ये सफल रहा कि हमें लग रहा है कि हमारे गांव में जो भी लोग आए थे सभी ने बड़ा सहयोग दे रखा है। और मुझे बाहर से लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, और मुझे सभी लोगों का जो है बधाई के पात्र मुझे लोग का सभी का फ़ोन आ रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी लोग जागरूक हों, अपने गांव में हर घर में, सबने घर में दारू बंद करनी है, फिर गांव पड़ोस में करनी है, फिर गांव में करनी है, और बाकी तो हम कर नहीं सकते। लेकिन हमने जो है शराब को किसी भी तरह अपने गांव को बिल्कुल नशा मुक्त करने का ये हमने जो है संकल्प ले रखा है। यही कहेंगे कि ये पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए इसको। हमारे घर के बच्चे, खुद ही हमारे बच्चे हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं उन्हें अपनी आंखों से, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और पारिवारिक और चीज़ों के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन शराब पीने के लिए जिनके पास पैसा आ जाता है वो लोग उधर जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे घर में, ये परिवार में और ये चीज़ें हैं, ये सब बंद होनी चाहिए। और हमारे भाई लोगों ने, ये सब लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने ये मुहिम छेड़ रखी। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं। उसके बाद सबसे बड़ा नशा ये आ रहा है जो स्मैक कर रहे हैं बच्चे ना, तो देखने में आ रहा है सब स्मैक कर रहे हैं। जो वो तो इतना गंदा नशा है, वो मतलब कुछ नहीं देखता वो बच्चा। अगर नशा स्मैक करेगा ना तो वो घर बार अपना मतलब माँ बाप को तोड़ फोड़, मतलब हमारे नजर में भी बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो स्मैक बंद हो, उसका शराब तो हो ही हो, मतलब शराब वाला इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना स्मैक वाला बड़ा बिगाड़ेगा। हरिद्वार के भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में स्कूली छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां छात्रों ने सड़क को स्टंट का मैदान बनाकर खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जाता है कि स्टेडियम के बाहर छात्र तेज रफ्तार में कार से स्टंटबाजी करते दिख रहे हैं, जिससे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। वही वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी छात्र वाहन लेकर फरार हो चुके थे। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में बढ़ते नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, जहां जसपुर सुभाष चौक पर क्षेत्र के युवा एकत्र हुए और उनके समर्थन में पूर्व विधायक और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और एक युद्ध नशे के विरुद्ध बैनर हाथों में लेकर शांति के साथ प्रदर्शन किया, ताकि नशे के प्रति युवा जागरूक हो। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जनता में आक्रोश है, क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प से देश को और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पे एक्टिव है। ये बहुत खुशी की बात है कि खुद युवाओं ने इसकी कमान संभाली है। क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है बहुत बड़ी संख्या में नशे के गर्द में आती जा रही है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, उनका भी संकल्प है कि पूरे भारत को नशा मुक्त, जो हमारे NDPS के अंतर्गत जो भी ड्रग्स आती है उससे भारत को मुक्त बनाना है। उस पर लगातार प्रयास चल रहे हैं, प्रशासन भी सक्रिय है। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद उत्तराखंड में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। ऋषिकेश में भारी विरोध के बाद अब पूरे प्रदेश में वन भूमि का सर्वे शुरू किया गया है। सवाल यह है कि क्या वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर पाएगा या फिर लोगों की भावनाओं के दबाव में सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2025 में कुल 10,000 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर नाराजगी जताते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि आवासीय मकानों को छोड़कर खाली वन भूमि को तुरंत अपने कब्जे में लिया जाए। 71.5% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। राज्य के कुल 53.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से करीब 38 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, लेकिन अप्रैल 2023 तक करीब 11,900 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। इसकी बड़ी वजह लीज खत्म होने के बाद वन विभाग का समय पर भूमि वापस न ले पाना, नए बसावटों का बढ़ना और वन गुजरों को चारे के लिए दी गई भूमि पर अवैध खेती होना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने के दौरान वन विभाग और प्रशासन को भारी विरोध और तनाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने अतिक्रमण मुक्त अभियान को और तेज कर दिया। इस पूरे मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सवाल ये भी है कि इतने सालों तक अतिक्रमण होते रहे और उस समय किसी ने आपत्ति क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरों को छोड़कर नए और अवैध निर्माण रोके जाए और इसी दिशा में वन विभाग काम कर रहा है। ऋषिकेश में बड़े पैमाने पर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। पहले चरण में बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरी वन भूमि को खाली कराया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय उसका अनुपालन भी किया जाना है, तो वन विभाग उसका अनुपालन कर रहा है और हमारा प्रयास ये है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि जो मकान है उनको छोड़ करके, ये इतना माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसमें मकानों को छोड़ लिया, नया निर्माण कोई ना होने, तो इसको लेकर के हम पूरी तरह सतर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश में वन विभाग की अतिक्रमण भूमि का विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कहां और कितनी वन भूमि पर अवैध कब्जा है। ये तो लगातार हो रहा है, ये तो निरंतर वो है, हमेशा पूछा जाता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार वन भूमि पर कहाँ कब्जा है, इसको लेकर के हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काफी 10,000 एकड़ के आसपास भूमि आपने देखा कि सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त भी की। चुनावी सालों में अतिक्रमण हटाने का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्ष सरकार पर लोगों को उजाड़ने का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए भी ये फैसला एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और उसका पालन करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, कहीं बचाएगा, जल्द लौटेंगे।